हाँ भाई, चलो भाई अब बातें मत करो, आ जाओ। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे उसी में कंटिन्यू करेंगे। बात नहीं करो, बात नहीं करो, बाहर फेंक दूंगा मैं आप लोग को बातें करोगे तो। चलो, आपको याद है, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो, खड़े होके पढ़ना आज। चलो सुनना बच्चों मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैं आपको पोस्टल बैलेट के प्रोविजंस पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था? खत्म हो गया था। सेक्शन कौन सा था पोस्टल बैलेट का? 110। खत्म हो गया था पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट के प्रोविजन खत्म हो गए थे। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पोस्टल बैलेट के प्रोविजन पढ़ रहे थे वो तो फिनिश हो गए थे। अब क्या पढ़ाओगे सर? बेटा आज मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 111 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 111 पढ़ाऊंगा, ठीक है। 111 होगा आई थिंक 210 पेज नंबर के आसपास, मतलब आपकी बुक के पेज नंबर 44 के आसपास होगा, ठीक है। 44 पे है क्या? चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेक्शन 111 पढ़ाऊंगा पहले तो, जितना भी मुझे याद है। वैसे आज मैं आने नहीं वाला था, आ गया बस। हाँ, मतलब मैं आज नहीं, मैंने अनिल सर को पहले बोला था आज मैं नहीं आऊंगा, फिर मैं आ गया। चलो, हाँ मेरे को कुछ काम था बट फिर मैं बीच में फ्री था 1.5-2 घंटे, तो मैं आ गया। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो सेक्शन 111 पढ़ाऊंगा पहले तो। 112 113 हो ही गया, फिर 114 हमने बहुत बार पढ़ लिया। 114 कम से कम नहीं पढ़ा दिया होगा तो 10-12 बार पढ़ा दिया होगा। ORSR का मतलब है उसमें। अब आपको वो भी नहीं आता तो दीवार से सर फोड़ लेना, ठीक है क्या तनीषा? चलो, और उसके बाद बेटा कुल्ले बुल्ले मत कर देना यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन पढ़ाऊंगा 115। कौन सा सेक्शन पढ़ाऊंगा? 115। 115 है स्पेशल नोटिस का। किसका है? स्पेशल नोटिस का है, वो पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही हो पाएगा, उसके बाद कुछ हो पाया तो वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो देखना इधर सर, जो सेक्शन 111 है, जो सेक्शन 111 है वो पता है क्या है? वो है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। क्या सेक्शन है बेटा? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ, पता नहीं क्या, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन का ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन बोलता क्या है ये समझना है सर। ये सेक्शन ये बोलता है कि सपोज करो कंपनी के, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो कंपनी के ऐसे मेंबर्स जिनके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्या है? 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, तो बोले अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो कंपनी के ऐसे मेंबर्स जिनके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल क्या है? वोटिंग पावर है। बोले कंपनी के ऐसे मेंबर्स को एक पावर है, कंपनी के ऐसे मेंबर्स को एक पावर है। क्या पावर है? बोले जो भी कंपनी की आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है, जो भी कंपनी की आने वाली क्या है? एनसुइंग, ENSUING। एनसुइंग का मतलब है अपकमिंग, जो आने वाली है। जो कंपनी की आने वाली क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग है, जो कंपनी की एनसुइंग AGM है। इन्होंने बोला कि अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है या कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो ऐसे मेंबर जिनके पास कंपनी की 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है या 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, वो कंपनी की एनसुइंग AGM में, वो कंपनी की एनसुइंग AGM में क्या कर सकते हैं? बोले वो एनसुइंग AGM में प्रपोज कर सकते हैं कोई भी रेजोल्यूशन जो वो जनरल मीटिंग में पास कराना चाहते हैं। जैसे कंपनी की AGM होने वाली है, कंपनी की क्या होने वाली है? AGM होने वाली है। तो भाई अगर कंपनी की AGM होने वाली है तो कंपनी ने 2, 5, 7 मैटर तो खुद ही प्रपोज किए हुए होंगे कि हम ये AGM में करने वाले हैं। बट एज अ मेंबर आप भी AGM में कोई मैटर प्रपोज करना चाहते हो जिसपे आप क्या करना चाहते हो? रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो। आप भी कोई क्या करना चाहते हो?
रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो जो आपको चाहिए कि भाई मीटिंग के अंदर क्या हो, पास हो। लाइक आप मे भी चाहते हो कि कंपनी का नाम चेंज हो, तो मे बी आप चाहते हो कि मे बी बायबैक ऑफ शेयर हो, मे बी आप कुछ और चीज चाहते हो। तो लॉ बोला कंपनी की जो आने वाली एजीएम है उसमें कंपनी तो जो मैटर प्रपोज करेगी करेगी, कंपनी की जो आने वाली मीटिंग है उसमें कंपनी तो जो मैटर प्रपोज करेगी वो करेगी, बट एट द सेम टाइम आप भी अपनी तरफ से मैटर्स प्रपोज कर सकते हो। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कंपनी की जो क्या है एनसुइंग एजीएम है उसके अंदर ऐसे मेंबर जिनके पास 10% कैपिटल है, 10% वोटिंग पावर है, प्रपोज कर सकते हैं a resolution to be considered at ensuing AGM। क्या कर सकते हैं? प्रपोज कर सकते हैं कोई भी रेजोल्यूशन जो वो चाहते हैं कि कंसिडर किया जाए, पास किया जाए कंपनी की अपकमिंग एजीएम। क्लियर है क्या? अब सर ये जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहलाएंगे रेक्विजिशनिस्ट। क्या कहलाएंगे? रेक्विजिशनिस्ट। तो सर लॉ ये बोला कि कंपनी विद शेयर कैपिटल में या कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में मेंबर्स प्रपोज कर सकते हैं, कंपनी को प्रपोजल देंगे, प्रपोज करेंगे रेजोल्यूशन टू बी कंडक्टेड एट एनसुइंग एजीएम। क्लियर है क्या? अच्छा अब इधर देखना, लॉ बोला जब कंपनी को रिक्वेस्ट मिलेगी, जब किसको रिक्वेस्ट मिलेगी? कंपनी को रिक्वेस्ट मिलेगी, तो कंपनी क्या करेगी? जो भी प्रपोज रेजोल्यूशन है इसका एक नोटिस कंपनी के सभी मेंबर्स को भेजेगी कि भैया ये रेजोल्यूशन है जो आने वाली मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, प्रपोज। जैसे मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैंने कंपनी को प्रपोज कर दिया कि आप नाम चेंज करो, तो मैंने एक रेजोल्यूशन प्रपोज कर दिया जो मैं चाहता हूं कि एजीएम के अंदर क्या हो, कंसिडर हो। तब कंपनी बाकी मेंबर्स को नोटिस देके इन्फॉर्म करेगी कि अभिषेक लोहिया ने ये मैटर प्रपोज किया है जो वो चाहता है कि आने वाली मीटिंग्स के अंदर क्या हो, कंसिडर हो। तब कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी बेटा? कंपनी बेटा नोटिस देगी। कंपनी क्या देगी? नोटिस देगी। जो भी रेजोल्यूशन मैंने प्रपोज किया है, प्रपोज रेजोल्यूशन का जो भी मैटर मैंने प्रपोज किया, प्रपोज रेजोल्यूशन का नोटिस देगी टू ऑल द मेंबर्स, अपनी कंपनी के सभी मेंबर्स को। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। मतलब हो ये गया, कंपनी की मीटिंग हो रही है, मैंने कंपनी को प्रपोज कर दिया कि मीटिंग के अंदर फलाना रेजोल्यूशन पास करो, तो मैंने जो रेजोल्यूशन प्रपोज किया उसका नोटिस कंपनी ने सारे मेंबर्स को दे दिया कि अभिषेक लोहिया करके हमारा मेंबर है जिसने ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया, जो ये चाहता है कि ये वाला रेजोल्यूशन आने वाली मीटिंग्स के अंदर पास हो। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? बताइए, कोई डाउट या क्वेरी यहां तक? किसी भी बच्चे की कोई डाउट या क्वेरी? अच्छा अब आगे देखना। सर लॉ बोला आप दो चीजें प्रपोज कर सकते हो। लॉ बोला आप दो चीजें प्रपोज कर सकते हो, या तो आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हो, या अगर कोई मैटर पहले से प्रपोज्ड है, कोई मैटर क्या है, पहले से प्रपोज्ड है, हमने प्रपोज नहीं किया, मैटर तो कंपनी ने पहले ही प्रपोज करा हुआ होगा, तो बोले कोई मैटर अगर प्रपोज्ड है एट जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में अगर कोई मैटर क्या है, प्रपोज्ड है, पहले से प्रपोज्ड है, तो बोले जनरल मीटिंग में जो मैटर पहले से प्रपोज्ड है, बोले उस मैटर के ऊपर आप अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट बना सकते हो। मतलब जैसे कंपनी में प्रपोजल हुआ बायबैक का, पहले से प्रपोजल है बायबैक का, आपने प्रपोजल नहीं दिया, कंपनी ने पहले से प्रपोजल दिया हुआ है कि हम आने वाली जनरल मीटिंग में बायबैक करेंगे। अब बायबैक के ऊपर मान लो आपके कोई ओपिनियन है, आपको लगता है बायबैक होना चाहिए, उसके फेवर में आपने कोई बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिए, या आपको लगता है कि बायबैक नहीं होना चाहिए तो उसके अगेंस्ट में आपने बहुत सारे पॉइंट लिख लिए, एक स्टेटमेंट बना लिया और कंपनी को दे दिया। फिर कंपनी की ड्यूटी होगी कि कंपनी उस स्टेटमेंट की एक एक कॉपी अपने सभी मेंबर्स को क्या करे, सर्कुलेट करे, सभी मेंबर्स को भेजे। मतलब होगा क्या ये समझो, होगा क्या ये समझो। सर आपको बाहर जाना है क्या विधान?
सर अगर बाहर जाना है ना, दोनों को बाहर चले जाओ, पढ़ना है तो यहां बैठो, नहीं पढ़ना है फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। खड़े हो आप दोनों, बाहर जाओ, एक काम करो सर, खड़े हो प्लीज जल्दी से। सर मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को मजाक लग रही है, अभी खड़ा करके पूछूंगा गधे की जैसे खड़े हो जाओगे, फिर कुछ आएगा नहीं आप लोगों को, जो आपके पूरे बैच का हाल है। पढ़ने में ध्यान तो है नहीं ना हमारा, टेक्निकल सा टॉपिक चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी बुक से पढ़ा दूंगा तो उड़ जाएंगे वहीं पे। हाँ जी, तो सर लॉ क्या बोला, मीटिंग के अंदर ऑलरेडी मैटर प्रपोज्ड है, मीटिंग के अंदर ऑलरेडी मैटर प्रपोज्ड है, हम नहीं प्रपोज कर रहे, मैटर प्रपोज है। अब हमें वो मैटर बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उसके फेवर में 10-15 पॉइंट लिख लिए कि स्टेटमेंट बना के। हमें वो मैटर अच्छा नहीं लग रहा तो हमने 10-15 पॉइंट ये लिख दिया कि भाई हमें मैटर अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है, अच्छा बुरा आपको जो उस पर बोलना है आप बोल सकते हो। लॉ बोला जो मैटर प्रपोज्ड है उस पर क्या करो, प्रिपेयर करो। क्या प्रिपेयर करो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑन मैटर प्रपोज्ड, ऑन मैटर प्रपोज्ड। और कंपनी को फिर ये रिक्वेस्ट करो कि जो मैटर आपने पहले से प्रपोज किया हुआ है उस पर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेटमेंट सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर दो। तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑन मैटर प्रपोज्ड एंड रिक्वेस्ट कंपनी टू सर्कुलेट इट, एंड रिक्वेस्ट कंपनी टू सर्कुलेट इट टू अदर मेंबर्स। और कंपनी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप अदर मेंबर्स को क्या कर दो, सर्कुलेट कर दो। फिर क्या होगा, फिर वही आगे वाला प्रोसेस होगा। जैसे क्या हुआ, आपने जब रेजोल्यूशन प्रपोज किया तो कंपनी ने प्रपोज रेजोल्यूशन का नोटिस सभी मेंबर्स को दिया। अब आप रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं कर रहे, रेजोल्यूशन पहले से प्रपोज्ड है, सिर्फ आप उस प्रपोज रेजोल्यूशन के ऊपर क्या दे रहे हैं, स्टेटमेंट। तब कंपनी की क्या ड्यूटी है, कंपनी की क्या ड्यूटी है बेटा, कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी जो भी स्टेटमेंट हमने दिया है, जो भी क्या दिया हमने, स्टेटमेंट दिया है प्रपोज मैटर पे, जो भी हमने क्या दिया बच्चों, स्टेटमेंट दिया है, किसके ऊपर, प्रपोज मैटर के ऊपर। कंपनी ये स्टेटमेंट सर्कुलेट करे, किसको सर्कुलेट करेगी, अगेन ऑल द मेंबर्स। बताओ समझ में आया। अब इसमें एक चीज समझना, आज कंपनी प्रपोज रेजोल्यूशन का नोटिस मेंबर्स को भेजेगी या कंपनी स्टेटमेंट ऑन प्रपोज मैटर सर्कुलेट करेगी सभी मेंबर्स को, तो कंपनी का खर्चा तो आएगा। तो आपको कंपनी को एक रीजनेबल अमाउंट साथ में जमा करना पड़ेगा ताकि जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस आएंगे नोटिस भेजने के या स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने के, उन एक्सपेंसेस को क्या किया जा सके, उन एक्सपेंसेस को मीट आउट किया जा सके। बोलिए आया क्या, बोलिए आया क्या। तो लॉ आगे क्या बोला, अब देखना इधर, अब देखना थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आना है। अब देखना क्या होगा, हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया, हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया कि नहीं कर लिया। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा ये समझो। सर ये वाला पूरा प्रोसेस करने के बाद अब ये जो हम कंपनी को रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को सबमिट करने का भी एक टाइम पीरियड है, इस रिक्वेस्ट को सबमिट करने का भी एक टाइम पीरियड है। तो जो भी बेटा रिक्विजिशनिस्ट है, जो भी बच्चों क्या है, रिक्विजिशनिस्ट है, जो भी रिक्विजिशनिस्ट है XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रिक्विजिशनिस्ट है वो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो अपनी रिक्वेस्ट डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे रिक्विजिशन। कहां पे डिपॉजिट करेंगे रिक्विजिशन, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हमें अपनी रिक्वेस्ट कहां सबमिट करनी है बेटा, हमें अपनी रिक्वेस्ट बेटा सबमिट करनी है जाके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। हमें अपनी रिक्वेस्ट बेटा कहां सबमिट करनी है, हमें अपनी रिक्वेस्ट बेटा जाके सबमिट करनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्लियर है। अब आगे सुनना, सर हम जो रिक्वेस्ट कंपनी को डिपॉजिट करेंगे उसके साथ साथ में कंपनी को क्या डिपॉजिट करेंगे, हम फीस मत बोलो,
डिपॉजिट करेंगे सफिशिएंट अमाउंट। किस चीज के लिए सफिशिएंट अमाउंट? कंपनी के खर्चों की पूर्ति करने के लिए, टू मीट आउट एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। कंपनी के खर्चों की पूर्ति करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट जमा करेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? और ये रिक्वेस्ट हम कंपनी को कितने दिन पहले जमा करेंगे? सर लॉ बोला अगर आप जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो तो जो भी एजीएम की डेट है, जो भी एजीएम की डेट है उससे कम से कम 6 वीक्स पहले, कम से कम 6 वीक्स पहले आप अपनी रिक्वेस्ट कंपनी को सबमिट करोगे। जो भी एजीएम की डेट है उससे कम 6 वीक्स पहले। सर एजीएम की प्रपोज डेट एक पहले से डिसाइडेड रहती है। मैं फिर बोल रहा हूं, एजीएम की एक प्रपोज डेट पहले से डिसाइडेड रहती है। उस प्रपोज डेट से कम 6 हफ्ते पहले आपको अपनी रिक्वेस्ट कंपनी को सबमिट करनी है जहां पे आप रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो। और जहां पर रेजोल्यूशन पहले से प्रपोज्ड है, आप सिर्फ प्रपोज रेजोल्यूशन पर स्टेटमेंट देना चाहते हो तो आपको स्टेटमेंट कंपनी को मीटिंग के कम से कम 2 वीक्स पहले देना है। कितने दिन पहले? 2 वीक्स पहले। तो हमें अपनी रिक्विजिशन डिपॉजिट कितने पहले करनी है? टाइम लिमिट क्या है डिपॉजिट करने की? तो टाइम लिमिट है डिपॉजिट करने की। क्या टाइम लिमिट है? 6 वीक्स बिफोर एजीएम इन केस ऑफ रेजोल्यूशन टू बी प्रपोज्ड एट एजीएम। अगर आप एजीएम में क्या प्रपोज करना चाहते हो? रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो तो मीटिंग के 6 हफ्ते पहले, तो मीटिंग के 6 हफ्ते पहले। और दूसरी टाइम लिमिट क्या है? 2 वीक्स बिफोर एजीएम। कब? वेयर स्टेटमेंट इज टू बी मेड, वेयर स्टेटमेंट इज टू बी मेड, जहां पे स्टेटमेंट देना है वहां पे मीटिंग के 2 हफ्ता पहले, और जहां पे रेजोल्यूशन प्रपोज करना है मीटिंग के 6 हफ्ता पहले। ध्यान रख पाओगे क्या टाइम लिमिट? एक टाइम लिमिट तो ये, एक टाइम लिमिट तो ये 6 हफ्ता वाली हो गई, एक टाइम लिमिट तो ये 6 हफ्ता वाली हो गई, और एक 2 वीक्स वाली हो गई। बोलिए क्लियर है क्या? और साथ में क्या जमा करना है? सफिशिएंट अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट मीट आउट करने के लिए एक्सपेंसेस कंपनी के। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है सर। जैसे अब हम क्या कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे थे? हम लोग क्या कर रहे थे? देखना इधर, कहां गया ये राज? हम लोग क्या कर रहे थे? ये वाला पॉइंट देखना सर। अब इस पॉइंट में हम क्या कर रहे थे? हम इस पॉइंट के अंदर प्रिपेयर कर रहे थे एक स्टेटमेंट ऑन मैटर प्रपोज एंड रिक्वेस्ट कर रहे थे कंपनी को कि सर्कुलेट कर दो इसको अदर मेंबर्स को। ठीक है। अब सर कई बार क्या होता है, ये कंपनी के मेंबर्स का राइट है बेसिकली कि वो क्या दे? स्टेटमेंट दे। कई बार कंपनी के मेंबर्स ये राइट को अब्यूज करते हैं। अब्यूज करने का मतलब होता है किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज करना। कंपनी के मेंबर्स इस राइट को अब्यूज करते हैं। उसमें ये जो स्टेटमेंट बनाया उन्होंने, ये जो क्या बनाया बच्चों, उन्होंने स्टेटमेंट बनाया, इस स्टेटमेंट के अंदर डिफेमेटरी मैटर डाल देते हैं, बदनामी भरे मैटर डाल देते हैं, किसी को बदनाम करने के लिए और खुद की पब्लिसिटी करने के लिए। मतलब वो मैटर एक्चुअल में जेन्युइन नहीं है। आप जेन्युइन लिखते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने डिफेमेटरी मैटर डाल दिए इस स्टेटमेंट में टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, ऐसी पब्लिसिटी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ वो पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए आपने इस स्टेटमेंट के अंदर क्या डाल दिए? आपने इस स्टेटमेंट के अंदर डिफेमेटरी मैटर डाल दिए। एग्जाम्पल देता हूं, आज मीटिंग के अंदर यह रेजोल्यूशन प्रपोज था कि हर्ष को कंपनी का डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, मीटिंग के अंदर यह रेजोल्यूशन प्रपोज था कि हर्ष को कंपनी का डायरेक्टर बनाएंगे। अब मान लो हर्ष से चिढ़ता था ये साहिल चिढ़ता था हर्ष से, तो साहिल ने लिख दिया कि ये करप्ट बंदा है, ये फ्रॉड बंदा है,
इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एक्चुअल में करप्ट है, एक्चुअल में फ्रॉड है, एक्चुअल में लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा था नहीं। हर्ष वॉज अ गुड मैन, लेकिन साहिल नहीं चाहता था कि हर्ष डायरेक्टर बने, तो इसने लिख दिया कि ये फ्रॉड बंदा है, ये करप्ट बंदा है, ये इलीगल एक्टिविटी करता है, ये बदमाशी करता है, ये चोरपाई करता है। इस तरह की कई सारी गलत गलत बातें साहिल ने हर्ष के बारे में एक स्टेटमेंट में लिख के कंपनी को दे दी और कंपनी को बोला इसको सर्कुलेट करो। अब इससे क्या होगी? डिफेमेशन होगी, बदनामी होगी। किसकी? हर्ष की। हो सकता है कंपनी की भी डिफेमेशन हो जाए कि कंपनी ऐसे कैसे बंदे को अपना डायरेक्टर बना रही थी। तो अब ये सब चीजें कंपनी नहीं चाहेगी। तो कंपनी अगेंस्ट साहिल, जिसने रेजोल्यूशन प्रपोज किया, जिसने स्टेटमेंट दिया है, अगेंस्ट साहिल एप्लीकेशन लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई कि ये जो राइट है वो शेयर होल्डर ने अब्यूज किया है, सिर्फ नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर करने के लिए जबरदस्ती का डिफेमेटरी मैटर डाला है, तो सीजी ऑर्डर पास करके बोल देगी कि ये जो मेंबर ने रेजोल्यूशन स्टेटमेंट दिया ये किसी भी दूसरे मेंबर को सर्कुलेट किया नहीं जाएगा। बोलिए आया क्या? तो लॉ बोला, लॉ क्या बोला? लॉ बोला बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई, कौन सेटिस्फाइड हो गई? लॉ बोला वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट, क्या सेटिस्फाई होगी सेंट्रल गवर्नमेंट? कि राइट टू मेक स्टेटमेंट, राइट टू मेक स्टेटमेंट क्या करा है? अब्यूज करा है, हैज बिन अब्यूज्ड बाय मेंबर, हैज बिन अब्यूज्ड बाय मेंबर, मेंबर ने अब्यूज किया है, हैज बिन अब्यूज्ड बाय मेंबर। क्यों अब्यूज किया है? टू सिक्योर needless publicity, to secure needless publicity, to secure needless publicity by making defamatory statements, by making defamatory statement देकर, by making defamatory statement, तो उस केस में क्या होगा? देन सीजी विल पास एन ऑर्डर, सीजी ऑर्डर पास करके बोल देगी कि जो स्टेटमेंट है वो सर्कुलेट नहीं होगा, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी सर्कुलेटेड, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी सर्कुलेटेड टू अदर मेंबर्स। सीजी ऑर्डर पास करके बोल देगी कि स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं होगा, स्टेटमेंट विल नॉट बी सर्कुलेटेड टू अदर मेंबर्स। आप ऑर्डर पास करके बोल दीजिए कि जो भी स्टेटमेंट आया है वो दूसरे मेंबर्स को सर्कुलेट किया नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है। मतलब हुआ क्या, आप शुरुआत से समझो। हुआ क्या, शुरुआत से हम चलते ही हैं, चार्ट को स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। शुरुआत से हुआ क्या? सबसे पहले तो यह हुआ कि ऐसे मेंबर जिनके पास 10% ऑफ पेड अप कैपिटल थी या 10% ऑफ वोटिंग पावर था, उन्होंने प्रपोज किया रेजोल्यूशन जो हमें एनसुइंग एजीएम में कंसिडर करना है। कंपनी ने प्रपोज रेजोल्यूशन का नोटिस बचे हुए मेंबर्स को दे दिया, या रिक्विजिशनिस्ट ने जो मैटर पहले से प्रपोज था उस पर स्टेटमेंट दिया, कंपनी ने वो स्टेटमेंट सभी को सर्कुलेट कर दिया। और ध्यान रखना है कि जो रिक्विजिशनिस्ट है उनको जो अपनी रिक्विजिशन डिपॉजिट करनी है मीटिंग के कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट करनी है, और साथ में डिपॉजिट करना है एक रीजनेबल अमाउंट टू मीट आउट कंपनीज एक्सपेंसेस। और ये टाइम लिमिट क्या है रिक्वेस्ट डिपॉजिट करने की? मीटिंग के 6 वीक पहले या 2 वीक पहले। रेजोल्यूशन प्रपोज करना है तो 6 वीक पहले, और अगर रेजोल्यूशन पहले से प्रपोज्ड है सिर्फ उसके ऊपर स्टेटमेंट देना है तो मीटिंग के 2 वीक्स पहले। और अगर किसी ने ये राइट अब्यूज किया है नीडलेस पब्लिसिटी सिक्योर करने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके बोल देगी कि मेंबर द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सर्कुलेट किया नहीं जाएगा। ये पूरा पूरा होल एंड सोल सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है?
सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। बोलिए आया क्या? हाँ आप बोलिए अंकित, क्या पूछ रहे थे? क्या चीज? बेटा एजीएम में सब मेंबर आते नहीं है ना। आज ई वोटिंग हो जाएगी, कोई मेंबर तो ऐसा होगा जो मीटिंग में आएगा ही नहीं, कई मेंबर रिमोट ही वोटिंग कर लेंगे। तो ये तो जरूरी है ना कि सबको पता चले। आज मान लो मेरे को तो लग रहा है डायरेक्टर बहुत अच्छा है जिसको बनाया जा रहा है, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा, मीटिंग में जाके बाकी लोग ही वोट कर लेंगे। पर इस तरह की अगर बातें आएंगी सामने तो हो सकता है फिर तो मैं सोचूं भी जाने का। तो मीटिंग में डिस्कशन का वेट आप नहीं कर सकते। यू शुड सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बिफोर एंड, प्लस दे वुड वांट टू इंक्वायर ऑल्सो। आपने बोला सामने वाला बहुत अच्छा है, आप मेरी कहीं भी बात पे कैसे मान लोगे? यू विल हैव टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो अगर मीटिंग से पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा तो यू विल हैव टाइम टू कंडक्ट इंक्वायरी। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू सर्कुलेट इट बिफोर एंड rather than having a discussion at the meeting. यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? आइए रीड करेंगे, बुक निकाल लीजिए। देखो ये टॉपिक आ गया पेज नंबर 7.44 पे आपकी बुक्स पे, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111। अब सबसे पहले सेक्शन में राइट किन मेंबर्स को है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन में राइट किन मेंबर्स को है। तो आप कंपनी शैल बी बाउंड, कंपनी बाउंड होगी आपकी बात मानने के लिए। कब? जब ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अ कंपनी शैल बी बाउंड टू एक्ट ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ उतने मेंबर्स। सर ये जो लिमिट है मैंने आपको रिपीट में लिखाई है, एक्चुअली सेक्शन में लिमिट नहीं है। सेक्शन बोला वो लोग रिक्वेस्ट दे सकते हैं जो सेम लोग ईजीएम की रिक्वेस्ट दे सकते थे, तो ईजीएम की रिक्वेस्ट यही लोग देते थे। तो आ कंपनी शैल बी बाउंड टू एक्ट ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज आर एलिजिबल टू कॉल ईजीएम अंडर सेक्शन 100 एज गिवन है। अब सेक्शन 100 में भी यही लिमिट थी। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब रिक्वेजिशनिस्ट के राइट क्या होंगे? व्हाट विल बी द राइट ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट? दो राइट है, एक ए और एक बी। ए राइट तो था रेजोल्यूशन प्रपोज करने का, और बी राइट था कि जो रेजोल्यूशन प्रपोज्ड है उसके ऊपर स्टेटमेंट देने का। पहले ए राइट पढ़ो। द रिक्वेजिशनिस्ट आर entitled to propose any resolution to the company, और कंपनी को बोलेंगे कि ये रेजोल्यूशन आप आने वाली एजीएम में पास करो, एंड रिक्वायर द कंपनी टू मूव सच रेजोल्यूशन एट द एनसुइंग एजीएम। और फिर जैसे ही आप कंपनी को रेजोल्यूशन प्रपोज करोगे, कंपनी उस प्रपोज रेजोल्यूशन का नोटिस सभी मेंबर्स को देगी। तो यही आगे लिखा हुआ है, व्हेन अ रेजोल्यूशन इज सो प्रपोज द कंपनी शैल बी बाउंड to give notice of such resolution to all its members। आया क्या? आया कि नहीं आया समझ में? yes. आगे देखो, आगे देखो दूसरा राइट क्या है रिक्वेजिशनिस्ट का? विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब जैसे आपके पास जनरल मीटिंग का नोटिस आया तो नोटिस पढ़ के आपको पता चला कि मीटिंग के अंदर क्या क्या मैटर प्रपोज है। अब ये बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के नोटिस में जो भी मैटर लिखा हुआ है, बोले विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग which is to be dealt with that general meeting, the requisitionists are entitled to what? Are entitled to prepare any statement with respect to such matter and require the company to circulate such a statement to all the members। बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? यस सर। अच्छा अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी हमारी वैलिड रिक्वेजिशन की? पहली चीज तो साइंड होनी चाहिए बाय द रिक्वेजिशनिस्ट। प्लेस ऑफ डिपॉजिट क्या होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस। और क्या मनी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा? सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट अलोंग विद द रिक्वेजिशन। यहां तक क्लियर है? बताओ
यहां तक क्लियर है? Yes, आगे sir. क्या लिखा हुआ है? टाइम लिमिट क्या है रिक्विजिशन को डिपॉजिट करने की? टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट, जहां पे आप रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, वेयर रिक्विजिशन प्रपोजेस आर रेजोल्यूशन, द रिक्विजिशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज डिपॉजिटेड एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द AGM। क्लियर है क्या? और जहां पे स्टेटमेंट देना है वहां पे क्या है? वेयर रिक्विजिशन रिक्वायर्स सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, द रिक्विजिशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज डिपॉजिटेड एटलीस्ट 2 weeks before the date of GM। क्लियर है? चेक ऑन अब्यूज ऑफ सेक्शन 111। चेक ऑन अब्यूज ऑफ सेक्शन 111। यही बोल रहा है द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड, नहीं सर्कुलेट करेगी टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट कब? इफ CG इज satisfied that rights conferred under section 111 are being abused to secure needless publicity for defamatory matters। बस इतना सा पार्ट आप पढ़ लेना, और इसमें मैं हाईलाइट कुछ नहीं कर रहा हूं, इसमें हमने ऑलरेडी चार्ट बना लिया है, तो आप चार्ट से भी प्रोविजन रन कर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो अपन ने कौन सा सेक्शन फिनिश किया बेटा अभी? 111। छोटा सेक्शन था, बहुत बड़ा नहीं था। आपने देखा हो तो पोस्टल बैलेट जितना बड़ा सेक्शन मैंने आपको फटाफट पढ़ा दिया था, क्योंकि वो इजी था। ये इजी नहीं है, ये टेक्निकल है। जो टेक्निकल है उसमें अपने को टाइम देना पड़ता है, लेंथ से मतलब नहीं होता है प्रोविजन के। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस सेक्शन के बाद एक आता है 112 और एक आता है 113। हम 112 भी पढ़ चुके, हम 113 भी पढ़ चुके। अगला सेक्शन आता है 114, 114। सेक्शन 114 है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का। किस चीज का है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का और स्पेशल रेजोल्यूशन का है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 114। अब मेरी बात सुनना, जो सेक्शन 114 है, 114 नंबर का सेक्शन है, वो क्या बोलता है? बोले कंपनी में जब जनरल मीटिंग होगी तो जनरल मीटिंग में 2 तरीके के रेजोल्यूशन पास हो पाएंगे। कौन से 2 तरह के रेजोल्यूशन बोले जनरल मीटिंग में पास होंगे? बोले या तो जनरल मीटिंग में OR यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, या फिर SR यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अब लॉ बोला अगर आपको OR भी पास करना है तो भी जनरल मीटिंग का एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, वरना OR नहीं पास कर सकते। भाई जनरल मीटिंग का नोटिस दोगे, जनरल मीटिंग में लोग आएंगे तभी तो OR पास होगा। तो बोले OR भी पास करना है तो एक प्रॉपर ड्यू नोटिस जनरल मीटिंग का देना पड़ेगा। SR भी पास करना है तो जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। प्लस अगर SR पास करना है तो जनरल मीटिंग के नोटिस में क्लियर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें SR पास करना है। OR पास करना है तो नोटिस में मत लिखो कि OR पास करना है, चलेगा, बस नोटिस दे दो मीटिंग का कि मीटिंग हो रही है, बात खत्म। लेकिन जहां SR पास करना है वहां जनरल मीटिंग का नोटिस भी देना पड़ेगा, नोटिस में क्लियर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस मैटर के ऊपर हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है। बोलो आया? और फिर पास कैसे होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तब पास होगा जब जो वोट फेवर में आए हैं वो अगेंस्ट से ज्यादा है, और स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा बताओ? जब जो फेवर में वोट आए हैं वो 3 टाइम्स है या उससे ज्यादा है उन वोट्स के जो अगेंस्ट में आए। बहुत बार पढ़ा चुका हूं, और सिंपल टर्म्स में याद रखो तो मोर देन 50% या 75%। और को मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मोर देन 50% या 75% या मोर, उससे पेपर में आपने लिखा यू विल गेट अ बिग 0। मैं ही 0 डाल रहा हूं, ध्यान रखना। सर सिंपल हम लोग समझा देते हैं, पेपर में सिंपल लिखने के मार्क्स मिलते नहीं है। लिखना आपको टेक्निकली पड़ेगा कि कब OR है और कब SR है। बोलो आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो बस हो गया। अच्छा, अब एक बात याद रखना, SR पे ये नहीं होता, OR पे ऐसा हो सकता है। सर मान लो फेवर में और अगेंस्ट में इक्वल वोट आ गए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है और अगेंस्ट में और फेवर में इक्वल वोट आ गए। भाई देखो SR में तो 75% चाहिए, तो वहां तो फेवर और अगेंस्ट में इक्वल आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 75% से तो 25% दूर होगा ना। फिर मैं कह रहा हूं फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट आ गए OR में। अब OR में तो क्या होता है, बस फेवर में वोट ज्यादा चाहिए, एक वोट भी ज्यादा है तो काम चल जाएगा। वहां तो मोर देन 50% चाहिए ना। अब फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट आ गए तो लॉ बोला अगर फेवर में और अगेंस्ट में इक्वल वोट आते हैं और आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, आर्टिकल्स नहीं अलाउ करते तो नहीं, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन है उसको एक एडिशनल वोट मिलेगा
जिसे हम कास्टिंग वोट बोलेंगे। एडिशनल इससे बोल रहे हैं एक वोट तो वो पहले ही डाल चुका होगा एज अ मेंबर, मेंबर में से तो कोई चेयरमैन बना होगा, तो एक वोट तो वो ऑलरेडी डाल चुका होगा। अब जब फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट आएंगे तो चेयरमैन को एक एडिशनल वोट मिलेगा कॉल्ड एज कास्टिंग वोट। अगर चेयरमैन ने वो वोट फेवर में डाल दिया तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और अगेंस्ट में डाल दिया तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। बोलो आया क्या? आया नहीं आया समझ में? तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का। निकालो, रीड करेंगे, पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से निकाल लो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको याद होगा तो जहां ORSR है उससे ऊपर का सारा टॉपिक अब हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी उसके ऊपर का हमारा बाकी नहीं है। ठीक है, पेज नंबर क्या है? 29 ही है ना? आ जाइए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 114 क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कंडीशन क्या है? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आपको प्रॉपर्ली देना है। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन। भाई जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं दोगे तो रेजोल्यूशन कहां से पास होगा? रेजोल्यूशन तो मीटिंग में ही पास होगा ना भाई। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन और वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू एक्सीड होने चाहिए, बस किसको? वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है? अगेन भाई नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन। नोटिस में आपकी बार क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम एसआर पास करना चाहते हैं। द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ये जो हमारा इंटेंशन है क्या पास करने का? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्या होना चाहिए? ड्यूली स्पेसिफाइड होना चाहिए इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। और जो फेवर में वोट आए वो 3 टाइम्स होने चाहिए उन वोट्स के जो अगेंस्ट में है। वोट्स कास्ट इन फेवर क्या होने चाहिए? नॉट लेस देन 3 टाइम्स होने चाहिए द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। बताइए आया क्या? आया ये पार्ट? नहीं आया? चलिए, ये तो सब पढ़ा हुआ है बेटा हमने, मैं पहले ही पढ़ा देता हूं, आगे देखना। अब बस इसमें एक पॉइंट पढ़ेंगे, यूज ऑफ कास्टिंग वोट। इसमें क्या लिखा है? द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में एम्पावर द चेयरमैन टू यूज द कास्टिंग वोट। आर्टिकल्स अलाउ करेंगे तो कास्टिंग वोट यूज होगा। द चेयरमैन में कास्ट द कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। इक्वालिटी ऑफ वोट मतलब फेवर में और अगेंस्ट में इक्वल वोट आए। ब्रैकेट में लिखो दैट इज when votes in favor and against are equal, that is when votes in favor and against are equal, that is when votes in favor and against are equal। और चेयरमैन की पावर है वोट यूज करने की। द चेयरमैन हैज द पावर कि वो ये वोट यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। डिस्क्रिशन वेदर टू कास्ट द कास्टिंग वोट और नॉट। कास्टिंग वोट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड वोट। यहां तक क्लियर है क्या? एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो, कास्टिंग वोट कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कास्टिंग वोट कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कास्टिंग वोट कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कास्टिंग वोट आप सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में यूज कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में कास्टिंग वोट नहीं यूज होता। कास्टिंग वोट सिर्फ कब यूज कर सकते हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में यूज कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में कभी भी कास्टिंग वोट यूज नहीं होता। बताओ आया कि नहीं आया? हाँ, तो ना करे ना, अभी तो पढ़ा बेटा थर्ड पॉइंट, द चेयरमैन हैज द पावर वेदर टू कास्ट द कास्टिंग वोट ऑन नॉट। तो वही क्या, फिर नहीं करना, बस रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है? अब देखो मेरी बात सुनना, अब सेक्शन आएगा 115। कौन सा आएगा? रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये अच्छा टॉपिक है।
सर नॉर्मली कंपनी में कौन से रेजोल्यूशन पास कराने हैं? नॉर्मली कंपनी में कौन से रेजोल्यूशन पास कराने या कौन से नहीं कराने, कौन डिसाइड करता होगा? आपको क्या लगता है? मेंबर्स नहीं करते, मेंबर्स तो उसे पास और फेल कराते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। नहीं, पास और फेल मेंबर ही करेगा। मैं तो ये पूछा हूं डिसाइड कौन करता है कि भाई कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाना है? मतलब बेसिकली प्रपोजल कौन देता है नॉर्मली रेजोल्यूशन पास कराने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन बेटा कंपनीज एक्ट में 2 मैटर है, वैसे बुक के हिसाब से 4 है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 2 ही मैटर है। कंपनीज एक्ट में टोटल 4 मैटर है। बोले इन 4 मैटर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने की। ये 4 मैटर्स तभी होंगे जब कंपनी के मेंबर्स कंपनी को नोटिस देके बोलेंगे कि आप ये 4 मैटर करो। कंपनी के मेंबर जब कंपनी को नोटिस देके बोलेंगे कि ये 4 मैटर करो, तभी कंपनी ये 4 मैटर कर पाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो ये 4 मैटर्स नहीं कर सकते। फिर बोल रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो यानी ऑन इट्स ओन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन इट्स ओन ये 4 मैटर नहीं कर सकते। ये 4 मैटर्स तभी होंगे, ये 4 मैटर्स तभी होंगे जब कौन? मेंबर्स कंपनी को नोटिस देके बोलेंगे कि आप ये 4 मैटर्स करो। वो क्या मैटर्स है? सबसे पहला, रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। सर जैसे एक ऑडिटर रिटायर होता है 5 साल में, 5 साल बाद ऑडिटर चेंज होता है, तो आप 5 साल बाद चाहो तो सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट भी कर सकते हो। लेकिन मान लो हम चाहते हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर को हटा दे और उसकी जगह कोई नया ऑडिटर बनाए, तो मेंबर जब कंपनी को नोटिस देके बोलेंगे कि आप ऐसा करो, तो ही कंपनी ऐसा कर सकती है। कंपनी खुद पे खुद रिटायरिंग ऑडिटर को हटा नहीं सकती। रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर करने के लिए, और फिर रिटायरिंग ऑडिटर हट गया तो उसकी जगह नया बंदा भी तो अपॉइंट होगा, तो प्रपोज करने के लिए न्यू पर्सन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर सो रिमूव। दोनों मैटर्स के ऊपर स्पेशल नोटिस चाहिए। अब ये 2 मैटर है, मेरे हिसाब से एक ही है, क्योंकि जब ऑडिटर हटेगा तो नया तो आएगा ही ना भाई। तो लॉ में 2 अलग अलग बातें, पहला रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ सम अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। दोनों के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस। और दूसरा मैटर है, बोले अगर डायरेक्टर को हटाना है टेन्योर से पहले, मान लो हमने तनीषा को कंपनी का डायरेक्टर 3 साल के लिए बनाया, अब हम बोलते हैं कि हमको तनीषा को 3 साल से पहले हटाना है, 2 साल पहले ही हटाना है, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब इसको हटा दिया तो इसकी जगह नया दिलाएंगे, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सम अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव। अगेन इन दोनों मैटर्स के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस। मतलब समझो स्पेशल नोटिस में स्पेशल क्या है? नॉर्मली नोटिस कौन किसको देता है? नॉर्मली नोटिस कंपनी देती है मेंबर्स को। यहां पे नोटिस कौन किसको दे रहा है? मेंबर्स दे रहे हैं कंपनी को। और क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर को हटा दो, नया ऑडिटर ले आओ, डायरेक्टर को हटा दो, नया डायरेक्टर ले आओ। तो सर स्पेशल नोटिस का यह मतलब होता है, स्पेशल नोटिस वो नोटिस है जो कंपनी के मेंबर्स कंपनी को देते हैं। और इन 4 मैटर्स को कंपनी नहीं कर सकती है खुद पे खुद, सुओ मोटो कंपनी नहीं कर सकती। ये 4 मैटर्स कंपनी तभी कर सकती है जब कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलेगा कि ये 4 मैटर्स करने। बोलिए आया क्या? आया। अब सवाल उठा स्पेशल नोटिस कौन से मेंबर्स दे सकते हैं? तो लॉ बोला स्पेशल नोटिस कोई भी ऐसा मेंबर दे सकता है जिसके पास 1% या उससे ज्यादा कंपनी की टोटल वोटिंग पावर हो, या पेड अप वैल्यू के हिसाब से कंपनी के 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के शेयर्स हो। तो अगर मेरे पास 1% की वोटिंग पावर है या 5 लाख रुपए की पेड अप वैल्यू के शेयर्स है, तो मैं कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता हूं। स्पेशल नोटिस देने का एक टाइम पीरियड है। कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग है उसके ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले। मतलब मैं सोचूं कि मैं जनरल मीटिंग के 4 महीने पहले कंपनी को स्पेशल नोटिस दे दूं तो वो नहीं अलाउड होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले दे सकते हो, लेकिन कम से कम मीटिंग के 14 दिन पहले देना है। कम से कम मीटिंग के 14 दिन पहले देना है। तो स्पेशल नोटिस शैल बी गिवन नॉट बिफोर 3 मंथ्स, 3 महीने से पहले मत देना। नॉट बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, बट नॉट लेटर देन 14 डेज। 14 डेज से बाद में भी मत देना, बट नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। और याद रखना, जब हम ये 14 डेज का पीरियड काउंट करेंगे या 3 मंथ का पीरियड काउंट करेंगे, तो इसमें डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं करेंगे,
और जिस दिन कंपनी को नोटिस दिया वो दिन नहीं काउंट करेंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने कंपनी को नोटिस दिया 10 तारीख को, तो 10 तारीख को छोड़ दो, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 हो गए, 14 दिन। फिर 25 तारीख को मीटिंग होनी चाहिए, तो 10 से 25 के बीच में 14 दिन होने चाहिए, और इसमें ना 10 तारीख काउंट हुई जिस दिन नोटिस दिया, और ना 25 तारीख काउंट हुई जिस दिन मीटिंग है। बोलिए आया? यहां तक क्लियर है क्या? तो देखा जाए तो ये क्लियर डेज जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, पर एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे वो 2 डेज और अलग से जो है वो नहीं है। तो लॉ बोला स्पेशल नोटिस आपको कब देना है कंपनी को? मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले। और कौन सा मेंबर स्पेशल नोटिस देगा? ऐसा मेंबर जिसके पास 1% वोटिंग पावर हो या पेड अप वैल्यू के शेयर हो 5 लाख या मोर। क्लियर है? अच्छा, लॉ आगे बोला, तो बेटा नींद क्यों आ रही है? अच्छा, अब कंपनी को स्पेशल नोटिस मिल गया, तो कंपनी की ड्यूटी है कि वो स्पेशल नोटिस की एक कॉपी सभी मेंबर्स को भेजे। हमने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया, मान लो मैंने दिया कंपनी को स्पेशल नोटिस, तो बाकी मेंबर्स को क्या पता? मान लो कंपनी की ऑडिटर है तनीषा, मैंने कंपनी को स्पेशल नोटिस दे दिया तनीषा को हटाओ, तो बाकी मेंबर्स को क्या पता है इसकी इस तरह का कोई प्रपोजल आया कि तनीषा को हटाना चाहते हैं। तो जब मैं कंपनी को स्पेशल नोटिस दूंगा तो कंपनी स्पेशल नोटिस की एक कॉपी कंपनी के सभी मेंबर्स को देगी। मतलब बेसिकली कंपनी सभी मेंबर्स को नोटिस देके बताएगी कि ऐसा कोई स्पेशल नोटिस आया है। अब कंपनी जो सभी मेंबर्स को नोटिस देगी वो मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले देगी। मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले देगी। और नोटिस देने के 2 तरीके हैं, या तो इंडिविजुअली सारे मेंबर्स को नोटिस दे दो, और इंडिविजुअली सारे मेंबर्स को नोटिस देना आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देना वही मीटिंग के 7 दिन पहले, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। और फिर बोल रहा हूं यहां पे भी जब 7 दिन काउंट होंगे तो जिस दिन नोटिस दे रहे हैं वो डेट नहीं काउंट होगा, और जिस दिन मीटिंग हो रही है वो दिन नहीं काउंट होगा, उसके बीच में 7 दिन होने चाहिए। बोलिए आया क्या? मतलब पहले मैं कंपनी को स्पेशल नोटिस दूंगा मीटिंग के 14 दिन पहले, फिर कंपनी मेंबर्स को नोटिस देगी मीटिंग के 7 दिन पहले। कंपनी नोटिस इंडिविजुअली भी दे सकती है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में भी दे सकती है। बोलिए आया? ये सेक्शन है 115। अच्छा, स्पेशल नोटिस कौन से मैटर्स पर रिक्वायर्ड है? तो सर लॉ बोला, सुनना, स्पेशल नोटिस उन मैटर्स पे रिक्वायर्ड होगा जो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई होंगे। तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड है 4 मैटर, वो मैंने बता दिए। लेकिन लॉ बोला कंपनीज एक्ट में जो मैटर स्पेसिफाइड है उसके अलावा कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू एडिशनल मैटर्स भी स्पेसिफाई कर सकती है जहां पे स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगा। तो आपसे कोई पूछेगी स्पेशल नोटिस कहां रिक्वायर्ड होगा, तो बोले 2 जगह, एक तो जहां कंपनीज एक्ट बोलेगा और जहां पे आर्टिकल्स बोलेंगे। अब आर्टिकल्स तो जहां बोलेंगे, सवाल उठता है कंपनीज एक्ट ने कहां बोला? 4 जगह, ऑडिटर हटाना नया लाना, डायरेक्टर हटाना नया लाना। बोलो आया? ये एक छोटा सा सेक्शन है 115। आया नहीं आया समझ में? पूरा समझा दिया मैंने, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा होगा। रीड करें, आओ। अब वो 111 के जस्ट बाद होगा, देखो 46 पेज पे होगा शायद। 46 पे क्या? रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो उठता है कि स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड कहां है? तो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है कहां पे? क्या लिखा है? जहां कंपनीज एक्ट बोलेगा, एनी प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट में प्रोवाइड दैट स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। या स्पेशल नोटिस कहां रिक्वायर्ड होगा? एनी प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड दैट स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब ये मत पढ़ना, ये नीचे पढ़ लेना, नीचे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको कट कर देना, ये रिपीटिशन है, फालतू में 2 बार क्यों पढ़े एक ही चीज को। सर ये पॉइंट अभी जस्ट नीचे वापस आ रहा है, तो जहां नीचे आ रहा है वहां पढ़ेंगे बस एक जगह। अब टाइम लिमिट क्या है? मेंबर जब कंपनी को स्पेशल नोटिस देगा, तो अभी पढ़ाया था ना, if a special notice is required to move a resolution at general meeting, then the notice of the intention to move such a resolution shall be given to the company not earlier than
मतलब 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं देना, मैक्सिमम 3 महीने पहले देना है. नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑन विच सच नोटिस इज गिवन एंड डेट ऑफ जनरल मीटिंग. तो स्पेशल नोटिस देगा कौन आगे? साइंड बाय मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और मेंबर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन ₹5. बताइए आया कि नहीं आया? चलिए यहां तक क्लियर है? पहले बताइए. अब कंपनी ने स्पेशल नोटिस दे दिया, मेंबर ने स्पेशल नोटिस दे दिया कंपनी को. अब कंपनी को स्पेशल नोटिस मिल गया तो कंपनी स्पेशल नोटिस की एक कॉपी सभी मेंबर्स को भेजेगी मीटिंग के 7 days पहले. या तो इंडिविजुअल नोटिस दे देना सभी मेंबर्स को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, करियर ईमेल से, और इंडिविजुअल नोटिस नहीं देना पॉसिबल है तो मीटिंग के 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देना, एक इंग्लिश में एक वर्नाकुलर में. बोलो आया क्या? आगे क्या लिखा है? द कंपनी शैल गिव अ नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जीएम, एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच सच नोटिस इज गिवन इन द डे ऑफ मीटिंग. तो कंपनी शैल गिव नोटिस सभी मेंबर्स को 7 days बिफोर द डेट ऑफ जीएम. अच्छा, नोटिस कैसे देंगे? जैसे जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं कहता था रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, यही लिखा है. द नोटिस शैल बी गिवन इन द सेम मैनर इन विच द कंपनी गिव्स नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग. और सेम तरीके से नोटिस नहीं दे सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव द नोटिस इन द सेम मैनर as it gives the notice of general meeting, then notice shall be published कितने दिन पहले भाई? At least 7 days before date of general meeting. In English language in English newspaper, in vernacular language in vernacular newspaper. जो उस स्टेट के होंगे जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है. Having wide circulation in the state where registered office of company is situated. बोलो आया? और इन्होंने बोला आप चाहो तो स्पेशल नोटिस की एक कॉपी कंपनी के वेबसाइट पे भी डाल देना अगर वेबसाइट है तो. Such notice shall also be placed on the website if any of the company. यहां तक क्लियर है? अब कितने मैटर्स पे स्पेशल नोटिस चाहिए? अब सर इसके आगे का सारा पढ़ लिया आपने. 108 पढ़ लिया, 108 के बाद 110 है और फिर चैप्टर खत्म है. क्लियर है क्या? चलो इसके आगे का सारा हो गया, पीछे के भी काफी सेक्शंस बचे. चलो तो सबसे पहले तो क्या था कि रिटायरिंग ऑडिटर को हटाना है. रेजोल्यूशन फॉर एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड. ठीक है? अब तुम्हें तो याद नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा. जिन्होंने जो लोग अर्ली बर्ड में शुरुआत से आ गए थे उन्होंने ये पढ़ा हुआ है, बट अब याद थोड़ी ना रहता है. बोले याद रहने के तो पैसे लगते हैं सर, और उसकी जगह किसी और को भी बनाएंगे. दोनों सबसेक्शन पढ़ा चुका हूं मैं, दोनों के दोनों. A resolution for appointing a person other than retiring auditor as an auditor at AGM. फिर डायरेक्टर को हटाना है. रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस. फिर उसकी जगह किसी और को बनाना है. रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज ऑफिस. यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. तब कौन सा सेक्शन फिनिश हो गया? 115. तो बच्चों मेरी बात सुनना. स्टार्टिंग कहां से हुई? 96 हो गया, 97 हो गया, 98 हो गया, 99 बोलते हुए चलते हैं. 96 एजीएम था, 97 एजीएम था, 98 ईजीएम था, 99 पेनल्टी थी, 100 ईजीएम था, 101 नोटिस ऑफ मीटिंग था, 102 ओबीएसबी था, 103 कोरम था, उसके बाद 104 चेयरमैन ऑफ मीटिंग था, 105 प्रॉक्सी था, 106 से वोटिंग चालू हुई. 106 में वोट्स यूज डिफरेंटली, 107 में शो ऑफ हैंड, 108 में वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, 109 में वोटिंग बाय पोल, 110 में पोस्टल बैलेट. फिर 111 में आया सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, 112 और 113 रिप्रेजेंटेटिव, 114 ओआरएसआर, 115 स्पेशल नोटिस. फिर 116 एक छोटा सा सेक्शन है, कल पढ़ा दूंगा हालांकि, लेकिन छोटा सा है, रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग. तो 116 पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यूएशन में करते जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली कल मोर और लेस ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम जो हमने इस चैप्टर का एक पार्ट छोड़ा हुआ है. इस चैप्टर के 2 पार्ट है, एक जनरल मीटिंग और एक
भूल गया मैं, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स वाला पार्ट अपना बचा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 88 टिल 95। क्लियर है? और 96 से लेकर 122 तक अपन कर लेंगे। डन है? और अभी हमने सारे सेक्शन किए, बीच में कोई भी स्किप नहीं किया। क्यों करेंगे स्किप? सारे सिलेबस में जो नहीं होगा वही तो स्किप करेंगे ना बस। यहां तक क्लियर है? चलो आज ज्यादा नहीं पढ़ाता, आज इतने ही रखता हूं।